यस सर। यस। ठीक है, अब थोड़ी कुछ दिख रहा होगा, नहीं। इसकी अलग ही नौटंकी। चलो जा, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपन ने प्रोबेबिलिटी के अंदर जो कुछ पढ़ा, यूँ समझिए कि अभी तक आपन ने प्रोबेबिलिटी के अंदर जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ आपन ने केवल इसलिए पढ़ा था कि अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हम समझ पाएँ, यूँ समझिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन ने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी, और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी, और एक आखिरी चीज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ी। ये तीनों के तीनों हमने इसलिए पढ़े ताकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पूरी तरह समझ में आए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेज थ्योरम। यूँ समझिए, किसी भी रैंडम ईयर का अगर पेपर उठाएं तो उसके अंदर पीएनसी या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा ही होगा, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप किसी भी रैंडम ईयर का पेपर उठाएं तो उसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा ही होगा, और 99% टाइम वो क्वेश्चन बेस थ्योरम का होगा। बची हुई प्रोबेबिलिटी जो इसके पहले अपन ने पढ़ी और इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे, बेस थ्योरम के बाद जो अपन पढ़ेंगे, वो आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है बल्कि आईआईटी मेंस के सिलेबस में है। आईआईटी मेंस के अंदर एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब है, वो जेई के सिलेबस में नहीं है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये जेई के सिलेबस का आखिरी चीज़ है, आईआईटी जे एडवांस्ड का लास्ट टॉपिक है। पहली बात, इसके बाद यानी जो पढ़ रहे हैं वो एडवांस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, वो बेसिकली लेकिन मेंस में श्योर आता है। इस टॉपिक के पहले अपन ने जितना प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो इसलिए पढ़ी ताकि जब ये टॉपिक पढ़ें तो ये टॉपिक हमें समझ में आए। तो यूँ समझ जाइए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ वी आर कंसिडरिंग आईआईटी जेई एडवांस्ड। किसी भी रैंडम ईयर का पेपर उठाइए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा ही होगा। कोई भी पेपर उठा लो भाई साहब, एक या दो, ऐसा भी ईयर है कि 3-3 सवाल, पूरा 12 नंबर का पूरा कॉम्प्रिहेंशन, 100 में से 12 नंबर का, यानी 12% वेटेज डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से, और हर साल सवाल होता ही होता है, और 99% टाइम्स वो सवाल बेस थ्योरम का ही होगा। बाकी 1% टाइम ऐसा होगा कि चलो बेस थ्योरम नहीं लग रही, क्लासिकल डेफिनेशन से या एडिशन मल्टीप्लिकेशन से पूछ लिया। 1 टाइम यानी 100 में एक बार ऐसा होगा। तो अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझें, और इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बेस थ्योरम मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आपसे बेस थ्योरम का आधा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, पूरा करेंगे। अब सुनना है बिल्कुल ध्यान से, जहां पर भी कोई बात नहीं समझ में आए तुरंत टोकना है, हाथों हाथ बात करनी है, चीज़ें समझनी है। अच्छा देखो, बेस थ्योरम, ये बची हुई प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। आइए एक छोटे एग्जाम्पल के ज़रिए पहले मैं ये समझाऊं कि आखिर ये थ्योरम है किस चीज़ के लिए, ये बाकी प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट क्यों है, क्या खास बात सोचनी है। कंसिडर करो एक बहुत पुराना एग्जाम्पल जो कि अपन ने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत में लिया था। एक पर्स है, वी हैव अ पर्स, और इस पर्स के अंदर हमारे पास 5 नॉर्मल सिक्के हैं, नॉर्मल कॉइन्स, यानी एक साइड हेड एक साइड टेल। 3 डबली हेडेड हैं, डबली हेडेड का मतलब दोनों साइड हेड, और 2 डबली टेल्ड हैं यानी दोनों साइड टेल। तो एक पर्स है, कुल मिला के देखें तो टोटल 10 कॉइन्स इस पर्स में हैं। 5 नॉर्मल, 3 डबली हेडेड, 2 डबली टेल्ड, ये है पर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और पुराना क्वेश्चन एक बार रिकैप करने के लिए कर लेते हैं। पुराना क्वेश्चन ये कहता था कि एक सिक्का निकाला जाए और उछाला जाए, कोई भी एक सिक्का, हाथ डाला पर्स में, एक सिक्का निकाला और उछाला, तो कोई भी एक सिक्का निकाल के अगर उछाला जाए तो क्या संभावना है कि हेड आ जाए। तो आइए पुराना क्वेश्चन पहले करें, इसका बेस थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड,
तो याद है अपन कैसे करते थे कि नॉर्मल सिक्का निकले इनटू वो हेड दिखा दे। नॉर्मल सिक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10, और अगर हाथ नॉर्मल सिक्का लगा है तो वो उछलने पर हेड दिखाने की प्रोबेबिलिटी 1/10। या डबली हेडेड निकले और वो हेड दिखा दे। डबली हेडेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1। या डबली टेल्ड निकले और वो हेड दिखा दे। डबली टेल्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/10 और उसके हेड कोई चमत्कार होने नहीं वाला, वो हेड नहीं दिखाएगा तो 0। ये हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कि भाई अगर एक ऐसा पर्स है जिसके अंदर 5 नॉर्मल कॉइन्स हैं, 3 डबली हेडेड हैं, 2 डबली टेल्ड हैं, तो अगर एक सिक्का निकाला जाता है तो क्या संभावना है कि वो हेड दिखाए। अब यहां पर अगर हम सोचें तो ये हमारा इवेंट है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। ये हमारा इवेंट है, ई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। फिलहाल हमारा इवेंट है गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। अब ये इवेंट देखा जाए तो 2 तरीकों से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? ये इवेंट नॉर्मल कॉइन निकाल के किया जा सकता है, या ये इवेंट डबली हेडेड कॉइन से किया जा सकता है। इवेंट ई हमने डिस्क्राइब कर दिया है, इवेंट ई हमने बोल दिया है गेटिंग हेड। यही है इवेंट ई, गेटिंग हेड। आओ चलो बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना इस बात को। अभी तक हम यही करते चले आए हैं। अभी तक हम क्या करते चले आए हैं कि हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया जाएगा और उस सेटअप से रिलेटेड कोई इवेंट होगा और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होगी। तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्लासिकल डेफिनेशन सब पढ़ी हुई है। ये हम अभी तक करते चले आए हैं। अब बेस थ्योरम में क्या होगा? बेस थ्योरम में अलग ही कहानी होगी। बेस थ्योरम के अंदर बिल्कुल एक एक लफ्ज पर ध्यान देना है। बेस थ्योरम के अंदर आपको एक इवेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो इवेंट हो चुका है, और वो जो इवेंट होगा वो कई सारे तरीकों से हो सकता होगा। जैसे इस पर्स को मैं हाथ में लूं और एक सिक्का निकाल के उछालूं और आपको बोलूं कि यार मैंने इस पर्स में से एक सिक्का निकाल के उछाला और उस सिक्के ने हेड दिखाया। अब तो इवेंट तो मैंने बता ही दिया, यार सिक्का उछाला, सिक्के ने हेड दिखाया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने सिक्का निकाल के उछाला और सिक्के ने हेड दिखाया, तो क्या संभावना है कि वो सिक्का डबली हेडेड रहा हो, या क्या संभावना है कि वो सिक्का नॉर्मल कॉइन रहा हो? ये है बेस थ्योरम। सुनो ध्यान से, बेस थ्योरम में एक इवेंट होगा जो ऑलरेडी हो चुका होगा, और वह इवेंट कई सारे तरीकों से हो सकता होगा। और आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये इवेंट हो चुका है तो क्या संभावना है कि ये वे 1 से हुआ हो, या क्या संभावना है कि ये वे 2 से हुआ हो। बेस थ्योरम में इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट करनी पड़ती, आपको ऑलरेडी दिया जाएगा कि इवेंट हो चुका है। अब तक हम लोग इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या संभावना है कि हेड आ जाए, क्या संभावना है कि टेल आ जाए, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब वो नहीं करना है। अब आपको एक इवेंट दिया जाएगा कि ये बैग है, इसमें 10 सिक्के हैं, ऐसे ऐसे हैं, और एक सिक्का निकाल के उछाला, हेड आ गया। तो क्या संभावना है कि निकलने वाला सिक्का नॉर्मल सिक्का रहा हो, या क्या संभावना है कि निकलने वाला सिक्का डबली हेडेड रहा हो? आइए इस बात को पहले मैं एक बार लिख दूं। बेस थ्योरम के अंदर क्या करना है उस पर ध्यान देना है। इन दिस वी आर गिवन an event which can happen in a number of ways, and that event has happened, और वो इवेंट हो चुका है, then we have to find
द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैपेंड थ्रू a पर्टिकुलर वे। अगर वह इवेंट हो चुका है, हेड आया, एक सिक्का निकाला, उछाला, उसने हेड दिखाया, तो क्या संभावना है कि वो पर्स से निकलने वाला सिक्का नॉर्मल सिक्का रहा हो, या क्या संभावना है कि पर्स से निकलने वाला सिक्का डबली हेडेड रहा हो। ये है बेस थ्योरम का मेन पार्ट। पहले आप कंसेप्ट को समझिए, उसके बेसिक फ्रेमवर्क को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन तो इसमें बहुत आराम से बन जाते हैं। इसके अंदर एक इवेंट होगा और वह इवेंट कई सारे रास्तों से हो सकता होगा, और आपसे बोला जाएगा कि यार ये तो इवेंट हो गया, और आपसे रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि क्या संभावना है कि वो इस रास्ते से हुआ हो, या क्या संभावना है कि वो वे 2 से हुआ हो, या क्या संभावना है कि वो वे 3 से हुआ हो। क्या ये समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फ्रेमवर्क, बोलो हाँ। ओके, ये तो हो गया बेस थ्योरम में किस प्रकार के सवाल आएंगे। अब मैं आता हूं कि सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसी क्वेश्चन, इसमें कुछ नोट करना है कि मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़े ना, पीडीएफ तो आपको मैं अभी भेज दूंगा। अच्छा, अब देखो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बेस थ्योरम के किसी भी क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूं। उसको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आइए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को शुरुआत के लिए। अ पर्स कंटेन्स 5 normal coins, 3 doubly headed, 2 doubly tailed. A coin is randomly drawn and tossed. एक कॉइन रेंडमली ड्रॉ किया गया और टॉस किया गया। A coin is drawn and tossed. What नहीं, इवेंट तो भी करवाया ही नहीं। Randomly drawn and tossed. And it shows head. एक कॉइन निकाला गया, उछाला गया और उसने हेड दिखाया। और अब सवाल आता है, what is the probability that the coin drawn was a डबली हेडेड कॉइन। क्या संभावना है कि जो सिक्का निकाला गया वह डबली हेडेड रहा हो? बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी अभी भी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। जो इवेंट कहा गया हो, आप उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले की तरह निकालें। यहां पर बोला गया है कि इट शोज हेड, तो फाइनल इवेंट क्या हुआ? हेड का आना। जो इवेंट क्वेश्चन में दिया गया है कि यह इवेंट हुआ, आप पहले की तरह उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहां पर मुझे बोला गया कि सिक्का निकाल के उछाला तो उसने हेड दिखाया, तो हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे कैसे हेड आ सकता है? 2 ही तरीके से हेड आ सकता है। नॉर्मल सिक्का निकले, हेड दिखा दे, या डबली हेडेड निकले और हेड दिखा दे। जो इवेंट आपको कहा गया है कि यह इवेंट हुआ, आप उसी इवेंट की पहले की तरह प्रोबेबिलिटी निकालिए जैसे पहले निकालते थे। तो ये आ गया हेड। फाइनल इवेंट क्या हुआ? हेड का आना। फाइनल इवेंट क्या हुआ? हेड का आना। तो ये बन जाता है आपका टोटल, क्योंकि हेड ही तो आया, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। और फेवरेबल केस क्या है? डबली हेडेड के साथ हेड का आना। ये हो गया फेवरेबल। अब यहां पर हल्का सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद दिलाता हूं
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको याद होगा, ये देखिए ए और बी। अगर हेड आया है, ए मान लीजिए हेड का आना हो गया, तो अगर हेड आया है तो इतना ही तो हिस्सा आपका टोटल हो गया, हेड का आना। और फेवरेबल केस क्या है? डबली हेडेड के साथ हेड का आना। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी में लिखना चाहूं, आंसर लिखना चाहूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a doubly headed coin given that head occurred। तो टोटल केस क्या हुआ? हेड का आना। तो 5/10 इंटू हाफ प्लस 3/10 इंटू 1। और फेवरेबल केस क्या है? डबली हेडेड कॉइन के साथ हेड का आना, 3/10 इंटू 1। तो ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ऊपर नीचे मेरे क्या 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5 प्लस यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर लें 6, तो 6 बाई इक्वल टू साइन लगाना चाहिए था। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई वो आ गई 6/11। तो ये प्रोबेबिलिटी, सुनो मेरी बात को एक बार, इधर देखो, वीडियो की तरफ देखो। जो फाइनल इवेंट आपको कहा जाए कि ये हुआ, आप उसी की प्रोबेबिलिटी लिखो। तो वो इवेंट हुआ, बोला भैया सिक्का उछाला है, हेड आया, तो और दूसरा तो कुछ हुआ ही नहीं, हेड आया है, तो वो आपका बन जाएगा टोटल। और जब आप फाइनल की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, तो उसके अंदर सारे अलग अलग तरीके होंगे। नॉर्मल कॉइन से हेड आना, डबली हेडेड से हेड आना, डबली टेल से हेड आना, तो वो टोटल बन जाएगा और उसी के अंदर आपको आपका फेवरेबल दिख जाएगा और फेवरेबल अपॉन टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर सिक्का रैंडमली निकाल के उछाला और उस पर हेड आया, तो उसके डबली हेडेड होने की संभावना देखिए बहुत ज़्यादा है, 6/11, 50% से ज़्यादा। जबकि डबली हेडेड कॉइन्स की संख्या बहुत कम है, 3 ही है, नॉर्मल सिक्कों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डबली हेडेड होने की संभावना 6/11। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया सब बच्चों को? यस सर, आ गया। यस सर। आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर सुन लो, बहुत इजी है। जो इवेंट आपको कहा जाए कि ये इवेंट हो गया, आप उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखिए, वो आपका टोटल होगा और उसके अंदर ही आपको दिख जाएगा आपका फेवरेबल, और फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? क्या ये पूरी बेस थ्योरम की थ्योरी मेंटली आपको समझ में आई पूरी? यस सर, आ गया सर। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 1 मिनट रुकें। ओके ओके, ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये रहा सवाल। लगाइए, 2 मिनट लगाइए, ज़्यादा नहीं, और ट्राई करिए पहले, फिर मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊँ। करिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेथड भी टैली करें, आंसर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड भी। आइए देखिए, अपने देश की भी यही समस्या है, खैर अपन दूसरे देश का नाम लेके डिस्कस कर लेते हैं। शनिवार रात को ऑन अ सैटरडे नाइट 20% ऑफ द ऑल ड्राइवर इन यूएसए आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो प्रोबेबिलिटी वो अल्कोहलिक हो, प्रोबेबिलिटी कि वो अल्कोहलिक हो, प्रोबेबिलिटी अल्कोहलिक अंडर द इन्फ्लुएंस, इसकी 0.2 हो गई, 20%। द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल विल मेक एन एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन दैट अल्कोहलिक, अगर पी रखी है, चढ़ गई है, रिएक्शन टाइम गिर जाता है, तो 0.001 है एक्सीडेंट होने की। यहीं पर उल्टी ओर, अगर अल्कोहलिक नहीं है तो सोबर यानी अपने सेंसेस में होने की संभावना 0.8 हो गई। एंड प्रोबेबिलिटी आगे लिखा भी हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सोबर ड्राइवर विल हैव एन एक्सीडेंट इज 0.000, काफ़ी कम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट तो खैर देखो सोबर से भी हो सकता है, गिवन दैट इट इज सोबर इज 001। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन इसके आगे है, क्वेश्चन कहता है इफ अ कार ऑन अ सैटरडे नाइट स्पैश्ड इनटू अ ट्री,
द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि सैटरडे नाइट को एक एक्सीडेंट हुआ तो क्या संभावना है कि वो ड्राइवर अल्कोहलिक रहा हो। यहाँ फाइनल इवेंट क्या हुआ, स्मैश्ड इनटू अ ट्री। तो फाइनल इवेंट का मतलब एक्सीडेंट हुआ। तो हमको जो तरीका सर ने सिखाया है क्या है कि जो फाइनल इवेंट रहा करे आप तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी, अब ऐसा सोचो कैसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। दो तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, या तो बंदा अल्कोहलिक हो और अल्कोहलिक होते हुए वो एक्सीडेंट कर दे, या सोबर हो और फिर भी उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो एक्सीडेंट होने की संभावना होगी अल्कोहलिक हो इनटू फिर भी एक्सीडेंट हो जाए, या सोबर हो इनटू फिर भी एक्सीडेंट हो जाए। आइए इसके अंदर फेवरेबल और टोटल ढूंढें, कोई खास बात नहीं है। एक्सीडेंट का होना हमारा टोटल केस हो गया, और फेवरेबल केस क्या है, अल्कोहलिक होते हुए एक्सीडेंट का होना। तो अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखना चाहें, थोड़ा ऊपर इसको सरका देता हूँ, अरे ये तो पूरा ही सरकेगा, अच्छा नहीं थोड़ा यहाँ पर, हाँ। तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी द ड्राइवर वॉज अल्कोहलिक गिवन दैट एक्सीडेंट हैपेंड, तो आ जाएगी अल्कोहलिक होते हुए एक्सीडेंट करना डिवाइडेड बाय टोटल एक्सीडेंट करने के संभावना 0.0001। कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है भाई। यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 1 2 3 5 हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, 10,000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 20 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा एक्चुअली। तो ये चीज़ 20/28 बन जाएगी, 10/14 बन जाएगी, 5/7। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा, यहाँ टिक कर सकते हैं, द करेक्ट आंसर इज सी, कैलकाटा। क्या पूरा सवाल और उसका लॉजिक समझ में आया? ओके, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कोई विशेष दिक्कत नहीं आई होगी। अब लेवल बढ़ाएं, एक और क्वेश्चन, एक सेकंड रुकेंगे, एक और सवाल। क्वेश्चन नोट करने के लिए भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नोट करिए, बिल्कुल टाइम लीजिए, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। यस, ये वैसे पूरी PDF आपको अभी मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा राइटिंग के चक्कर में ना पड़ें, लर्निंग पर विशेष ध्यान दें, पूरी PDF आपके पास आ जाएगी। चलिए, अच्छा सवाल लगाइए। ऐसे डायरेक्ट लिखे हुए सवाल लगाने का विशेष बेनिफिट है, क्योंकि आप जब IIT देंगे तो वहाँ पर भी सवाल डिक्टेट नहीं होंगे, बल्कि ऐसे ही लिखे हुए आ जाएंगे खट से, या तो कंप्यूटर स्क्रीन पर या पेपर पर, और आपको उनको पढ़ के खुद से इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है। तो एक तरीके से हमारी माइंड की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होगी। क्वेश्चन करो। ओके, चलिए, तो सब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए लेट अस सी क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम लंदन और क्लिफ्टन। पुराने समय की बात है, कोई लेटर है, या तो वो लेटर लंदन से आया है, या वो लेटर क्लिफ्टन से आया है, हमको पता नहीं है। ऑन द पोस्ट मार्क, जो ऊपर ठप्पा लगा रहता है, पोस्ट मार्क लगा रहता है, ओनली 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर ON आर विजिबल। जो एनवेलप है, ऐसा कुछ एनवेलप है, उस एनवेलप पे केवल ON ही दिख रहा है, बस ऐसा कुछ हिसाब किताब है, बाकी और कुछ नहीं दिख रहा आसपास। लेजिबल, लेजिबल मतलब रीडेबल, तो वही है। व्हाट इज द चांस दैट इट केम फ्रॉम लंदन, क्या संभावना है कि वो लंदन से आया हो। यहाँ फाइनल इवेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ON इज लेजिबल, केवल ON ही लेजिबल है। तो आइए, अगर लंदन में 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर चुने, तो लंदन में 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर चुनने के कितने तरीके हैं।
लंदन में 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर चुनने का तरीके देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 और उनके ओएन होने की संभावना 2। या क्लिफ्टन में 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर चुनने के टोटल तरीके 1 2 3 4 5 6 और उनके ओएन होने की संभावना 1। यहां पर एक और चीज यहां पर होनी चाहिए जो कि मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आपको दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत सारे बच्चे हाफ से नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उनका आंसर सही आ जाएगा, लेकिन टेक्निकली हाफ से मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि लंदन से आया है क्लिफ्टन से आया है पता नहीं है, तो हम दोनों को इक्वल वेटेज देंगे। लंदन से आने की संभावना हाफ, लंदन से आया हो इसको यूं पढ़ें, देखिए मैं बता रहा हूं, लंदन से आया हो और उस पर ओएन दिखे, या क्लिफ्टन से आया हो और उस पर ओएन दिखे, ऐसा या हाफ हमेशा होना चाहिए। जिन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी नहीं पता उनको इक्वली प्रोबेबल मानना है। और हमारा फेवरेबल केस क्या होगा? लंदन, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आइए, प्रोबेबिलिटी लेटर केम फ्रॉम लंदन गिवन दैट ओनली ओएन इज विजिबल हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे कि अगर हाफ से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। द आंसर विल कम आउट टू बी सेम, क्योंकि हाफ 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 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर नीचे यहाँ ऊपर आ गया 2/5 और नीचे एलसीएम ले लेंगे 6 5 30 और 6 दूनी 12 17। तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12/17। तो 12/17 इसका सही आंसर है। किसी बच्चे का आया क्या? हाँ, इसमें वैसे हाफ की गलती कर भी दें तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम गलती कैंसिल हो जाती है। लेकिन हमको यहाँ गलती देखनी है, समझनी है। देखो इस चीज़ को पढ़ो, ओएन इज लेजिबल। ये एरो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? इसमें ये एरो हिलता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ओएन इज लेजिबल का मतलब होगा या तो लंदन से आया हो और ओएन दिख जाए, या क्लिफ्टन से आया हो और ओएन दिख जाए। क्या है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? बोलिए हाँ। आइए और क्वेश्चन लेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, फिर इसके क्वेश्चन के ऊपर अपन बिल्ड भी करेंगे। ये ज़बरदस्त सवाल है, करिए, लगाइए 2 मिनट, करिए ज़रा। ओके, सब बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप इस क्वेश्चन के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अरे थोड़ा सा ऊपर बस, ठीक है। आप सब बच्चे ध्यान सुने, बिल्कुल ध्यान सुनना है। इसके अंदर भी एक छोटी सी बात है समझने की, और एक गलती है जो आप अगर कर भी दे तो भी आंसर सही आ जाता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाता है। लेकिन फिर भी सुनो, अ पर्स कंटेन्स n कॉइन्स ऑफ अननोन वैल्यू। पर्स है, उसमें n कॉइन्स हैं, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, करते करते n-1वां कॉइन, nवां कॉइन। n कॉइन्स है और उनकी वैल्यू नहीं पता है। एक सिक्का निकाला गया और वो रुपया निकला। अब मेरी बात सुनो, पहले हाथ को देखो, इधर इधर देखो, कोई टोकरी आसपास तो है भी नहीं। एक पर्स है, उस पर्स के अंदर n सिक्के हैं और मैंने क्या किया, एक सिक्का निकाला और वो रुपया निकला। तो सोचो, अगर मैंने पर्स में से एक सिक्का निकाला और रुपया निकला तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पर्स में केवल वही 1 रुपये का सिक्का हो सकता है पर्स में 1-1 रुपये के 2 सिक्के हों, हो सकता है पर्स में 1-1 रुपये के 3 सिक्के हों, हो सकता है पर्स में 1-1 रुपये के 4 सिक्के हों।
या 5 सिक्के हों 1-1 रुपए के, 6 सिक्के हों, सारे के सारे सिक्के 1-1 रुपए के हों, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस बात से ध्यान से सुनेंगे कि ओनली 1 कॉइन ऑफ 1 रुपी या ओनली 2 कॉइन ऑफ 1 रुपी हो या ओनली 3 कॉइन ऑफ 1 रुपी हो या ओनली n कॉइन्स ऑफ 1 रुपी हो। एक्चुअली ये संभावनाएं संभव हैं, हमको नहीं पता कि पर्स के अंदर क्या है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और पॉसिबिलिटी को हमेशा इक्वली लाइकली मानना है। यहाँ पर मैं जैसे पिछली बार लंदन से आया या क्लिफ्टन से आया, दोनों को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया था। पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी हमको पता नहीं है कि वो लंदन से आया है कि क्लिफ्टन से आया है, तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा टू बी टेकन एज इक्वी प्रोबेबल। इसको भूलना नहीं है, जल्दीबाजी में आमतौर पर बच्चे इसको भूल जाते हैं कि संभावना होगा। अब सोचो फाइनल इवेंट क्या हुआ कि एक सिक्का निकाला गया और वो रुपया निकला, तो आइए उसकी प्रोबेबिलिटी लिखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 coin drawn is found to be rupee। एक सिक्का निकाला गया और वो रुपया निकला, इसकी संभावना कैसे कैसे सकती है। बैग में केवल एक ही 1 रुपए का सिक्का हो, उसकी संभावना 1/n है, क्योंकि n पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि एक सिक्का तो निकला है 1 रुपए का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी सिक्का 1 रुपए का ना हो। एक सिक्का तो निकला है 1 रुपए का, तो कम से कम एक सिक्का तो 1 रुपए का है। अब एक सिक्का 1 रुपए का हो या 2 सिक्के 1 रुपए के हो, 3 सिक्के या n सिक्के 1 रुपए के हो, कितनी पॉसिबिलिटी है, n अलग अलग पॉसिबिलिटी है। और इक्विप्रोबेबल मानने हैं, समान संभावना माननी है, इक्विप्रोबेबल माननी है, तो हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/n। अब मैं बोलूँगा, सुनना है ध्यान से। 1 रुपए का एक ही सिक्का हो इंटू 1 रुपए का सिक्का निकल जाए, या 1 रुपए के 2 सिक्के हों इंटू 1 रुपए का एक सिक्का निकल जाए, या 1 रुपए के 3 सिक्के हों इंटू 1 रुपए का एक सिक्का निकल जाए, या 1 रुपए के 4 सिक्के हों इंटू 1 रुपए का सिक्का निकल जाए। करते 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 1 रुपए के n सिक्के हों और 1 रुपए का एक सिक्का निकल जाए। ये हाँ, वो मैंने गलत कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपने। 1 रुपए के 4 सिक्के हों और 1 रुपए का एक सिक्का निकल जाए। ये हो गया थोड़ा फेवरेबल केस। क्या है कि व्हाट इज द चांस दैट इट इज द ओनली रुपी इन द बैग, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। इसमें जिन बच्चों ने 1/n से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा उनका भी आंसर तो सही आ जाता है कि 1/n कट जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ओनली देयर इज 1 rupee coin given that 1 coin drawn is of 1 rupee will be favorable upon this whole total 1/n 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 2/n करते 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 1/n n/n। ये 1/n ऊपर नीचे से कट जाएगा, सबके डिनोमिनेटर में से भी n कट जाएंगे, तो फाइनल जो आंसर इसमें निकल के आएगा, थोड़ा सा नीचे सरका दे जगह चाहिए, हाँ, तो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर आएगा 1/1 से लेकर n तक का सम, और शुरू के n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2, तो 2 ऊपर उछल जाएगा, n इंटू n प्लस 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार। कितने बच्चों का आंसर सही आया है? यस सर, सही। बिल्कुल। जिन बच्चों का नहीं भी आया है उनको इसकी बारीकी समझना है। क्वेश्चन अभी पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन बोर्ड पर है, कोई भी डाउट हो तो पूछें। क्या ये पूरा समझ में आया आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। एक और जबरदस्त सवाल, आइए लेवल बढ़ाएं थोड़ा।